हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोर्स इन्वेस्टमेंट मंत्रा बाय जितेंद्र शर्मा। तो आज हमारा डे 2 है ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अभी भी और कुछ लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या चर्चा की थी? बेसिक्स समझा था स्टॉक मार्केट का, बाय सेलिंग क्या होती है, आस्क बिड क्या होती है, और भी मार्केट किस टाइप से काम करता है। बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज को देखा था कल हमने अपना माइंडसेट बनाया था कि हमें करना क्या है, हम यहाँ मार्केट में क्या करने आए हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम आ गए, कभी इंट्राडे कर रहे हैं, कभी स्विंग कर रहे हैं, कभी पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ नहीं होता, आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। यहाँ आए हैं तो हाँ, ये कर सकते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसे भी बनता है कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, तो आपने उसमें से 10,000 रुपीज़ को डेडिकेट कर दिया इंट्राडे के लिए। रेस्ट ऑफ द अमाउंट यानी 90,000 रुपीज़ को आपने डेडिकेट कर दिया फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा माइंडसेट होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कितना अमाउंट किस रेशियो में और कहाँ पे डिवाइड करना है। तो प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। स्टार्ट हो रहा है आज से। तो टू बिगन विद द कोर्स, सबसे हम पहली बात ये आती है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। आप सभी को पता है, टेक्निकल एनालिसिस सुना होगा शेयर मार्केट में, फंडामेंटल एनालिसिस सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता कि होता क्या है। बहुतों को पता भी है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? हम कंपनी के बारे में जब जानते हैं, उस कंपनी के डीप में जानते हैं, किसी के बिजनेस को समझते हैं, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। हम उस फंडामेंटल एनालिसिस से फ्यूचर बता सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान पे गए, सेठ ने आपको काम पे रखा कपड़े की दुकान पे। वहाँ पे कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं और आप दिन भर बिजी रहते हैं, तो आप उसमें सिक्योर समझेंगे अपने आप को कि हाँ, मैं 10 साल 15 साल मेरी लाइफ में इसी सेठ के पास काम करके गुजार सकता हूँ। तो ये उसका बिजनेस है, आपने उस बिजनेस को समझ लिया। आपको पता है कि ग्राहक किस टाइप से आते हैं, यहाँ पे कितनी अर्निंग हो जाती है, मेरे सेठ की कितनी अर्निंग होती है, तो उसमें से सेठ मुझे कितना दे पाता है। मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर जो काम करने गया वहाँ पे, मतलब बेसिक से देख रहे हैं अपन, अगर कोई काम करने गया तो उसको पता है कि मेरा सेठ कितने रुपए महीना कमाता है, सबको पता होता है। रफली आइडिया, मतलब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होती, लेकिन रफली आइडिया पता होता है कि मेरा सेठ इतना रुपया कमाता है, इतना रुपया पानी का बिल आता है, इतना बिजली का बिल आता है, इतना वो रेंट पे करता है, इतना सर्वेंट्स की जो सैलरी होती है वो पे करता है। उसके बाद इतना रुपया मिलता है, यानी वो पैसे वाला है, वो गाड़ी मेंटेन कर रहा है, वो लोन कर रहा है, सारी चीज़। ये अपनी टेंडेंसी होती है कि उस बिजनेस को अपन खुद समझते हैं। कोई भी ऐसा, आप जाइए बाजार में, किसी भी दुकान वाले के नौकर से पूछ लीजिए, वहाँ काम करता है, उससे पूछ लीजिए, उसको उसके मालिक के बिजनेस का पूरा पता होगा। ये क्यों पता होगा? क्योंकि अपन उस बिजनेस के अंदर जानना चाहते हैं उसको। उसे अपनी सिक्योरिटी चाहिए पूरी लाइफ की। उसको चाहिए कि मैं जो 15-20 साल मेरी लाइफ, क्या मैं इस सेठ के पास काम कर सकता हूँ? क्योंकि जो अर्ली स्टेज में उसको सेटल होना होगा कहीं ना कहीं पे, तो वो किस टाइप का नेचर है उसका। सेट पता लगता है, किक मार देता है थोड़े दिन में, तो उसका एक नेचर खराब हो गया, तो वहाँ भी आप अनसर्टेनिटी फील करोगे कि यार नहीं। इन सब चीज़ को शेयर मार्केट से, उन कंपनी से भी कोरिलेट कीजिए।
कहीं ना कहीं वहाँ पे भी यही सब चीज़ें चलती है। वहाँ पे भी हमें यही देखना है कि उसके पानी का बिल कितना आता है, बिजली का बिल कितना आता है, मतलब बड़े लेवल पे उसके पास कर्जे कितने हैं, उसके पास खर्चे कितने होते हैं, इन आउट कितना है उसका। तो यही चीज़ फंडामेंटल कहलाती है। अब जैसे उस सर्वेंट की बात मैं कर रहा हूँ जिसको पूरे अपने मालिक का पूरा पता है कि मेरा मालिक कितना अर्न कर रहा है, कितनी उसकी इनकम है, तो वो वहाँ पे स्टेबल रह सकता है। और अगर सेकंड सीन हम लेते हैं, एक ने सेठ ने रखा नौकर को अपनी दुकान पे, कपड़े की दुकान में, वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं चढ़ता, मतलब दिन भर में कोई एक कस्टमर आता है, उसको वो साड़ी वगैरह जो भी कपड़े हैं वो दिखा देता है और कस्टमर चला जाता है, कोई खरीदता है कोई नहीं खरीदता। क्या वो जो सर्वेंट है, क्या वो उस सेठ के पास रुकेगा? सेठ ने तो नहीं कहा कि तू जा यहाँ से, लेकिन वो फिर भी लंच टाइम में बीच में कहीं ना कहीं जाएगा, दूसरा धंधा ढूंढ के और फिर वापस आएगा। क्यों आएगा वो? क्योंकि उसको उसके बिजनेस का पता है। उसे पता है कि ये बिजनेस ज़्यादा चलने वाला नहीं है, ये डामाडोल बिजनेस है, सेठ की दुकान बंद हो जाएगी और फिर अपन को लात पड़ेगी, तो अपना ठिकाना कहीं दूसरी जगह पहले ही ढूंढ लो। एग्जैक्टली मार्केट में भी यही है कि हमें अपने बिजनेस जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज इस अपनी साइकोलॉजी को बदलिए, इसको एज ए सिर्फ कंपनी का नाम मत लीजिए कि आपने रिलायंस है तो रिलायंस एक एज ए नाम है, नाम नहीं है। यहाँ पे हम बिजनेस में जुड़ रहे हैं। इस बिजनेस में जुड़ने के लिए जैसे आप बाजार में जाएंगे, अपना मार्केट देखेंगे, बाई चांस आपने एक दुकान ले ली, खरीद ली, बाय कर ली, तो आप देखेंगे कि मैं इसमें क्या खोलूँ, मतलब किस चीज़ की शॉप खोलूँ। मैं यहाँ पे कैफ़े खोलूँ, मैं यहाँ पे जूस का बिजनेस खोलूँ, या यहाँ पे कोई कपड़ों का बिजनेस खोलूँ, गारमेंट का, या कोई फोटोकॉपी की मशीन। तो ये कई चीज़ों पे निर्भर करती है। एक तो वहाँ का माहौल, कस्टमर कैसे आ पाएंगे, ठीक है। तो हम मतलब बिजनेस को पूरा समझते हैं। यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर भी हमें जो कंपनी है उसके बारे में पूरा समझना होगा और हमें बिजनेस को समझ के उस बिजनेस में दाव लगाना होगा। तो पहली चीज जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंड द बिजनेस। यानी कि धंधे को समझो। फंडामेंटल भी चल रहे हैं इसलिए हम ऐसी बातें करेंगे कि हमें उस धंधे को भी समझना है, हमें खाली शेयर्स नहीं है। ऐसे दिग्गज भी यहाँ पे शेयर मार्केट में मिलेंगे जो सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उसको उसका फ्यूचर पता है। उस टेक्सटाइल बिजनेस की 10 कंपनियां पकड़ रखी है, उस टेक्सटाइल बिजनेस में घूमता रहता है वो, क्योंकि उसको हर एक कंपनी के बारे में पता है। यहाँ पे हम डाइवर्सिफाई थोड़ा ज़्यादा इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें ना तो उस टेक्सटाइल बिजनेस की नॉलेज है, हमें नहीं पता उस कंपनी क्या है, हमें तो सिर्फ नाम पता है। मैं कोई एक नाम दूँ, LNMX, ये कंपनी है, ये कैसी है, कैसा बिजनेस करेगी, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये नाम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये तो मैंने बनाया है अभी 2 मिनट पहले नाम। तो सेम है ये जो नाम जो आपने सुने हैं, जिनके आप दाव खेलते हैं, जिनके ऊपर जो जिनको आप बाय करना चाहते हैं, वो क्या है? वो मियरली एक नाम है, खाली वो एक नाम है, अक्षर है, कंपनी नहीं है वो आपके लिए, जब तक आप उसके बिजनेस को नहीं समझ रहे। तो जो बेसिक चीज़ है, आपको उसका बिजनेस समझना होगा, आपको जानना होगा कि वो कंपनी करती क्या है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है, उसके कस्टमर्स कौन है। तो फंडामेंटल एनालिसिस की डेफिनेशन देखें। द फंडामेंटल एनालिसिस इज द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ कंपनीज हिस्टोरिक परफॉर्मेंस। यानी हमें धंधे का पुराना भी देखना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है ये पहले कैसे, पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है इसने। अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि किसी शॉप पे ऊपर कस्टमर आ रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कस्टमर आएंगे भविष्य में। वो सर्वेंट की स्टोरी पे चलते हैं हम, वो क्यों रुका हुआ था? जिसके पास बहुत कस्टमर आए थे, क्योंकि उसको पता था मेरे आगे 20 साल बाद तक भी कस्टमर आएंगे। हालांकि और कुछ ट्रेजिडी हो सकती है, वो दुकान बंद हो सकती है, लेकिन फिर भी आदमी क्यों, वो तो एक थर्ड केस है, कुछ हो गया ऐसा। बाकी कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं हम? क्योंकि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस पता है कि रोज सुबह शाम तक 10-20 कस्टमर आते हैं मेरे पास, तो आगे भी आएंगे।
तो ऐसे ही कंपनी का हमें हिस्टोरिक देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि पुराना कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है, तो वैसा ही आगे परफॉर्म करने वाली है। कुछ केसेस होते हैं जैसे कोई कंपटीशन के अंदर दूसरा बड़ा, मतलब ये छोटी मछली है, छोटा प्लेयर है, कोई बड़ा प्लेयर आ गया मार्केट में, तो वो आपके बिजनेस को एक्वायर कर लेगा, मतलब आपका बिजनेस खा जाएगा। वो सीन अलग होते हैं, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। हम प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं कि कंपनी पहले भी बहुत अच्छा किया है इसने, तो आगे भी अच्छा करेगी, क्योंकि कस्टमर्स दिन पे दिन इसके बढ़ते जाएंगे। ट्रेंड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। कंपनी का ट्रेंड कैसा है, कैसा बिहेव किया है कंपनी ने, लॉस मेकिंग कंपनी है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये इसका ट्रेंड है। हमेशा ही कर्जे में रहती है, कस्टमर आते ही नहीं है इसके, तो सारा पैसा तो ये लगा देती है एडवर्टाइजमेंट पे, ये उसका ट्रेंड है कि ये सारा पैसा उधर खर्च करती है और लेके कुछ नहीं आती। तो मतलब हमें इससे ट्रेंड से उसकी साइकोलॉजी पता लग गई, उस डायरेक्टर की या जो कंपनी का सीईओ है जिस टाइप से चला रहा है, बोले अच्छा नहीं है वो सारा पैसा तो इधर उधर लगा देता है और फाइनली आउटपुट कुछ निकाल के नहीं लेके आता। तो ये जो ट्रेंड है वो हमें पता लग जाएगा इस फंडामेंटल एनालिसिस से। प्रॉफिट्स पता लगेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पता लगेगी, कंपटीशन कंडीशंस, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर उसकी कंडीशन कैसी है, कंपनी बहुत अच्छा वर्क कर रही है या उस इंडस्ट्री के अंदर या पेपर इंडस्ट्री की है तो थर्ड क्लास कंपनी है ये, बाकी सारी कंपनीज तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये नहीं कर रही। तो ये सब चीज़ हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा, फॉलोड बाय बैलेंस एंड फोरकास्ट एनालिसिस, और फ्यूचर का फोरकास्ट एनालिसिस हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है। तो बेसिक क्लियर समझ में आ गया आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस उस कंपनी के बारे में, उस बिजनेस के बारे में डीप तक जाने को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। हालांकि हमारी कुछ बाउंडेशंस रहेंगी, हम जितना सोच रहे हैं उतना डीप में नहीं जा पाएंगे कंपनी के। हमें से जो फिगर्स हैं, जो कंपनी प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने, वही हम देखते हैं। जो बड़े दिग्गज हैं मार्केट के अंदर, जो सेक्टर्स पे बैट लगाते हैं या एक सेक्टर्स को पकड़ के बैठते हैं, उनको पूरा पता होता है, उसकी पूरी रिसर्च करते हैं, रिसर्च टीम लगाते हैं वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की भी। इवन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, 100 करोड़ लेके बैठा है, वो अपनी टीम लगाएगा, वो अच्छे अच्छे दिग्गज रखेगा 10 15 20, और वो क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, कंपनीज के अंदर जाके सब चीज़ पता लगाते हैं। मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करते, ये पता लगाते हैं बिजनेस कैसा है, चिप शॉर्टेज आ रही है तो आ रही है, कब से आ रही है, या फ्यूचर में चिप की शॉर्टेज आई है जैसे अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो ये उनको इसीलिए पहले पता लगता है हमारे से पहले। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, उनका बहुत बड़ा अमाउंट है जो इस मार्केट में लगने वाला है, तो उनको डेटा भी प्रोसेसिंग अपन से पहले चाहिए। तो ये तो उनकी बात है, लेकिन हमें जितना डेटा हमारे पास रहेगा हमें उसमें 100% यूज़ करना है। हम तो जो कंपनीज ने अपनी बैलेंस शीट दी है, जो हमारे को जो शो करके दिया है कंपनी ने कि देखो हमारे पास इतना प्रॉफिट है, ये लॉस है, हमें उसी पे बिलीव करना पड़ेगा। हालांकि ये जो शीट्स होती है कंपनी डेटा शो करती है, इसके अंदर भी कई बार गलतियाँ होती है और जानबूझ के करती है। जैसे आपने सत्यम का केस सुना होगा, वहाँ पे सब कुछ बैलेंस शीट वगैरह मैनिपुलेट करके कंपनी को प्रॉफिट में दिखाते गए और बाद में तो सेम वे। लेकिन हमें ये मानना है कि जो डेटा हमारे पास है वो एक्यूरेट है और कंपनी ने जो हमारे को बताया है वही है। तो क्योंकि मैनिपुलेट ये भी कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ही होता है, इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा नहीं होता है। और जो कोई बेईमान कंपनी है वो करती है। जनरली मान के ये चलेंगे हम, जो फंडामेंटल एनालिसिस जो कंपनी दे रही है वो राइट है और उसी के बेसिस पे हम उस कंपनी को एनालाइज करेंगे। यानी कंपनी खुद ही डेटा देती है। ये डेटा कौन देता है फंडामेंटल एनालिसिस का? कंपनी खुद देती है। और खुद क्यों देती है कंपनी? कंपनी भी तो बताएगी, जैसे वो सेठ है वो खुद बताएगा, देख मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं, ये है, देख तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तेरे को बोनस भी दे दूंगा। तो कंपनी क्यों अपने प्रचार कर रही है? वो अपने शेयर होल्डर्स को रोकना चाहती है।
कंपनी नहीं चाहती ये मार्केट में गिर जाए मेरी कंपनी, वो चाहती है अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़े मेरा। तो वो अपने शेयर होल्डर्स को एक गुडविल बनाने के लिए, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, उनका फेद बनाने के लिए कंपनी खुद डेटा बताती है अपना हर साल ईयरली, और सबके सामने दिखाती है कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी रही, और उस परफॉर्मेंस को हम देखेंगे और उसके बेसिस पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में। न्यू मेंबर है, ज्वाइन करना चाह रहा है, सॉरी अब मैं ज्वाइन नहीं करा पा रहा। Second point is all investment made based on fundamental analysis require the investor to stay committed for the long time। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहे हो, यानी कि आप कमिटेड हो लॉन्ग टाइम के लिए एक कंपनी से जुड़ने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस आप क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आप मार्केट के अंदर 10 कंपनियों का, 50 कंपनियों का, 100 कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, या सभी कंपनियों का एक साथ फिल्टर करके कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म का है। आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के साथ, या जो मैंने कंपनी सेलेक्ट करी है उनके साथ लॉन्ग टर्म में रुकूं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो कर रहा है वो कमिटेड है लॉन्ग टर्म के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस इज यूज्ड टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही यूज किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं करते। शॉर्ट टर्म के लिए तो ट्रेडर, यहाँ पे ऑपरेटर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स हैं, वो खरीद बेची करते रहते हैं, उसके अंदर प्राइस कभी ऊपर चला जाएगा कभी नीचे आ जाएगा, इससे हमें क्या मतलब है? हमें तो लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के साथ जुड़ना है, यानी कि हमें अपनी लाइफ सेटल करनी है। आप ये एक टाइप का जो स्टॉक मार्केट है ये एक टाइप का बिजनेस है, यह आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है। मैं टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। बाई चांस आपके पास आज की डेट में 20 लाख रुपए कैश है या अकाउंट के अंदर है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ अर्निंग करूं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। या तो आप एक हाउस बना लीजिए, आप उस पर रेंट चला सकते हैं, आप एक शॉप खोल लीजिए तो वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं, मतलब और भी कई एवेन्यूज मिलेंगे आपको, ऑप्शंस मिलेंगे जो आप इस 20 लाख को यूज करके मनी से मनी बना सकते हैं। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन ये है स्टॉक मार्केट, यानी बिजनेस करने का एक तरीका है, ये भी एक बिजनेस है। क्या है ये? बिजनेस है ये। यहाँ पे ये इतना, मुझे जब मैंने इस मॉडल को पढ़ा तो ये बहुत शानदार बिजनेस लगा मुझे। यहाँ पे देखो रिटर्न, अब रिटर्न की बात करते हैं। कल एक टॉपिक भी आया था रिटर्न का। आज सपोज करो एक दुकान है और उसने सामान भी भर रखा है, तो कम से कम यहाँ पे मैं मेरी सिटी की बात करूँ तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है वो दुकानदार, मिनिमम। माल भी भर रखा है उसने, और दुकान का जो भी है उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है, तो 50 लाख का बिजनेस लेके बैठा है वो, और उसके ऊपर उसको महीने के मिल रहे हैं 50,000 रुपए। ये इसकी अर्निंग हो गई, यानी इसका 1% होता है, साल में 12% वो अर्न कर रहा है। उसके अंदर उसने माथाफोड़ी पूरी दुनिया भर की ले ली, मतलब बिजनेस कर रहा है, सुबह पहले टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी आपको उतना ही रिटर्न देता है, यानी इस 20 लाख को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न उतना ही मिलेगा। यहाँ पे आपको इस बिजनेस में आपको शॉप डालने की ज़रूरत नहीं है,
कोई किसी के दिमाग में आता है यार मैं कोई बिजनेस करूं, चलो कोई स्कूल खोल लेता हूं, यहाँ से लोन ले लूँगा, रिटर्न घूम फिर के वहीं आएगा आपका, आप लोन के इंटरेस्ट पे कर दोगे। ये भी एक टाइप का बिजनेस है। और आप अपना जितना कैपिटल यहाँ लगाना चाहते हैं उसका रिटर्न निकाल के देखिए, तो ये भी एक अच्छा रिटर्न देता है। और मार्केट के अंदर ये स्टडी आपको खुद करनी है। कोई भी एक बिजनेस उठाइए, जो भी किसी का इनहेरिट पुश्तैनी बिजनेस है या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट के बाद में उसमें कितना रिटर्न आएगा, तो वो रिटर्न घूम फिर के आपका 10 से 15% आएगा। इससे ज़्यादा आता है तो आप उस बिजनेस में पहले जाइए, स्टॉक मार्केट में मत आइए। यहाँ पे कम से कम उसके कंपैरिजन में कंपेयर करता हूँ कई बार, तो मुझे ये सेफ ज़्यादा लगता है स्टॉक मार्केट। बहुत दुकानें देखता हूँ मैं, खुलती है 4 दिन बाद में बंद हो जाती है। वो अपनी कैपिटल भी लगाता है 3-4 लाख रुपए तो खर्च कर देता है, उसके बाद में दुकान बंद हो जाती है। तो उसने इन्वेस्ट किया, घाटा तो उसने भी खाया। तो सेम स्टॉक मार्केट है, ये भी बिजनेस है। यहाँ पे आपने दुकान खोली थी, यानी एक सेक्टर पे दाव खेला था, वो सेक्टर नहीं चला, आपकी क्या गलती है। सेम वहाँ पे भी यही हो रहा था, वो बिजनेस बंद हो गया, यहाँ पे भी आप घाटे में आ गए। और रिटर्न मिल गया तो यहाँ पे भी रिटर्न मिल गया। दोनों में प्लस माइनस क्या है, स्टॉक मार्केट में आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, सुबह जाके दुकान का शटर नहीं खोलना पड़ा। यहाँ पे आपका अपने आप दुकान खुलती है, आपको एनालिसिस करना है, शेयर्स लेने हैं, छोड़ देने हैं, आपके पास मनी आता रहेगा, रिटर्न आता रहेगा मतलब। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज यूज्ड टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी विद गुड फंडामेंटल क्रिएट्स वेल्थ। अगर आप एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनीज को नाम अगर आप बिजनेस का नाम दे दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज से बिजनेस बोलो इसको, बोले यार मैं इस बिजनेस में डाल रहा हूँ पैसा, कंपनी मत बोलो, बोले इस बिजनेस में, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ये नहीं बिजनेस ही बोलने लग गए। मतलब बिजनेस की तरह ट्रीट करो कि मैं यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लगाऊंगा, मैं तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर लगाऊंगा, पेंट इंडस्ट्री के अंदर लगाऊंगा, एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर लगाऊंगा। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर आपको कौन सा बिजनेस आपको पसंद आता है, उस बिजनेस में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। टू बिकम ए फंडामेंटल एनालिस्ट वन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक स्किल, कॉमन सेंस, बेसिक मैथमेटिक्स एंड ए बिट ऑफ बिजनेस सेंस इन ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। एनालिस्ट बनना है तो आपको क्या चाहिए, तो रिक्वायरमेंट मैंने बताई है। कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए आपको, कॉमन सेंस चाहिए, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये खैर समझने के ऊपर भी है और समझाने वाले के ऊपर भी है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप बहुत डीप में जाके बैलेंस शीट्स पढ़ने लग गए तो आपको एक CA/CS की डिग्री भी लेनी पड़ सकती है। तो शायद कॉमर्स से ना, तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसका भी मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, कैसे कंपनीज का डेटा एनालाइज करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है उनको मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ उनके ऊपर फोकस लगाना है, उस कंपनी के बारे में उस टर्म को ही सर्च करना है। जो 15-20 चार्ट दूंगा, उन टर्म्स को आपको कंपनी के बारे में सर्च करके लिख लेना है, या जैसे जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस हिसाब से आप उसको कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि जो 4000 कंपनीज है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, NSE और BSE, इनके अंदर से बेस्ट 500 कंपनीज, बेस्ट 100 कंपनीज, बेस्ट 20 कंपनीज कैसे निकालते हैं, ये सब हम इस फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में सीखेंगे। और ये जो कंपनीज हमारी फंडामेंटल एनालिसिस को पास करके आ जाएगी, वो हमारी जाएगी कंपनीज पोर्टफोलियो के अंदर। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब पहले समझ गए हैं कि यहाँ पे हम कंपनी को, अच्छी कंपनीज को चुनना हमारा मकसद है। अगर आप इंटरडे करने आए हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी अच्छी है या गंदी है, आपको सिर्फ उसका रुझान देखना है कि हाँ हाँ शेयर भाग रहा है, खरीद लो, पैसे ऊपर आ गए निकल लो। तो इंटरडे वगैरह में फंडामेंटल एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस है
तो वो 100 में से 20 बार ऊपर जाएगी, 20 बार क्या 50 से ज़्यादा 60 बार ऊपर जाएगी और 40 बार नीचे आएगी। फंडामेंटल एनालिसिस खराब है कंपनी का, तो कंपनी का जस्ट इसका रिवर्स होएगा, यानी 60 बार तो कंपनी नीचे आएगी और 40 बार कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। तो मतलब प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है फंडामेंटल एनालिसिस आने से, लेकिन इंट्राडे या शॉर्ट ट्रेडिंग के अंदर इनका कोई यूज़ नहीं होता है। ये यूज़ आता है जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ लॉन्ग में जब 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का हो जाऊँ, तब तक मैं ऐसी अच्छी अच्छी कंपनी सेलेक्ट करूँ और जिनके अंदर मैं इन्वेस्ट करूँ तो वो ग्रो ही करेगी हमेशा। और बिजनेस को अगर आप उसका बिजनेस ट्रेंड देखेंगे, जब अपन टेक्निकल पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कितना परसेंट ग्रो कर जाती है कंपनीज, तो पता लगेगा कि हमें ज़रूरत ही नहीं है इतनी सब ट्रेडिंग करने की। डेली सुबह पहले आके आप ब्रोकर के लिए खूब पैसा बनाते हो, इतने ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं, बाय सेल करते हैं कि ब्रोकर के मज़े हो जाते हैं और आपको अल्टीमेटली डे में कभी कोई प्लस में चला जाता है, कोई शेयर माइनस में चला जाता है, अल्टीमेटली आप बराबर हो जाते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस के आपको लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स चाहिए, बिजनेस सेंस चाहिए और ज़्यादा कुछ स्किल्स नहीं चाहिए। जो जिस रिपोर्ट की मैंने बात करी थी कि कंपनी खुद अपना प्रेजेंटेशन खुद देती है इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को खुद देती है, जिसके अंदर हमारे को ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस पता चलता है, कंपनी के बारे में पता चलता है, उसको अपन एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। यानी कि एनुअल रिपोर्ट इज ईयरली पब्लिकेशन, साल की एक पब्लिकेशन निकलती है हर कंपनी की बाय द कंपनी एंड इज सेंड टू द शेयर होल्डर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। और इंटरेस्टेड पार्टीज या अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे ये डाल देती है। इस एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ के आप कंपनी के बारे में पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार आपको ले चलता हूँ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं खुद। रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट्स है, ये रिलायंस की साइट के ऊपर डाल रखी है। ऐसे हर वेबसाइट के, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर उनकी रिपोर्ट्स होगी। जैसे हम कंपनी को लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे गए, यहाँ पे मोस्टली कंपनीज की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे एक इन्वेस्टर रिलेशंस नाम से एक टैब होता है और यहाँ पे इसमें एनुअल रिपोर्ट्स होती है। व्यू एनुअल रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट, रिलायंस की बात करें तो ये रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट आ गई 2020-21 की। तो इस तरीके से हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खुद डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की एनुअल रिपोर्ट है 2020-21। ये 146 पेजेस की है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 146 पेजेस पढ़ना। और इतना डिटेल्स में आप यहाँ पे काफ़ी बेसिक लर्नर्स भी हैं, कम एज के भी हैं, और ज़रूरी नहीं है सब यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जो पूरा कंपनी के ये बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकें। तो इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। यहाँ पे जो जितना भी इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी की वो सब इस एनुअल रिपोर्ट में मिलती है। तो बेसिक जो ये डेटा आया फंडामेंटल एनालिसिस का, ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में से आया। हमारे पास ये डेटा कहाँ से आया? कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में से आया। ऐसे रिलायंस की रिपोर्ट होगी, हर कंपनी की अपनी एनुअल रिपोर्ट होगी और कंपनी खुद डालती है इन्वेस्टर्स का फेथ बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर हमारी कंपनी में जुड़े। तो उसमें बढ़ा चढ़ा के लिखती है
कि हमारा विज़न ये है, हम ये करना चाहते हैं, अपनी कंपनी ने ये परफॉर्म किया है, हमारी पास्ट में इस साल ईयरली रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट, तो हमारी कंपनी ने इस साल में इतना ग्रोथ किया है, इतना प्रॉफिट लिया है, इतना लॉस लिया है, इतनी लाइबिलिटीज़ हुई है, तो ये सब एनुअल रिपोर्ट में आती है। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट देखना बताया है, हालांकि मैं इसको पढ़ना नहीं बताऊंगा, आप खुद एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए कि क्या है, कहाँ पे है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और ये फंडामेंटल एनालिसिस की जब बेसिक टर्मिनोलॉजीज पूरी होएगी तब आपको ये एक एक टर्म्स का पता चलेगा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और क्या 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 बताया हुआ है। फिलहाल हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पे चलते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बहुत ही ज़रूरी है और आप सभी को आनी चाहिए। तो इनको आपकी नोटबुक में भी लिखना है आपको, मोर रिसर्च करके, और इनकी बेटर डेफिनेशंस आप सर्च करके भी लिख सकते हैं। मेरी कोशिश समझाने की ज़्यादा रहेगी बजाय लिखाने के, कि आपको बेटर समझा सकूं मैं ये टर्म्स होती क्या है। फर्स्ट जो टर्म है दैट इज असेट्स। असेट्स क्या होती है कंपनी की, ये थोड़ा सा कॉमर्स का टॉपिक चला गया, लेकिन बेसिक टर्म्स जो है फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आप एनालिसिस क्या करोगे कंपनी के बारे में। जो बेसिक चीज़ें हैं, किसी सेठ की दुकान में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, उसके पास क्या है, उसके पास कर्जा क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इनके लिए एक टर्म्स होती है इंग्लिश की, वो सारी टर्म्स मैं बता देता हूँ, मीनिंग आप इनको लिखना भी है आपको और याद भी करना है। असेट्स क्या होती है, जो भी कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं, जो कंपनी ओन करती है, उनको हम असेट्स बोलते हैं। जैसे कंपनी के पास फैक्ट्री है, ज़मीन है, इक्विपमेंट है, लेबर है, ये सारी उसकी असेट्स हो गई कंपनी की। तो असेट्स क्या होती है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय कंपनी। एसेट्स से क्या होता है, कंपनी को बेनिफिट होता है, फ्यूचर में या करंट में। करंट या फ्यूचर बेनिफिट्स, राइटिंग थोड़ी पेन से ऐसी आ रही है, आई होप समझ पा रहे होंगे। तो करंट और फ्यूचर में क्या बेनिफिट हो रहा है होगा कंपनी से, जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फैक्ट्री है, असेट्स में आ जाते हैं, जैसे फैक्ट्री हुई, इक्विपमेंट हो गए, कंपनी के पास कैश जो है वो भी उसका असेट है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी जो सामान है, जैसे आप किसी स्कूल की बात करें तो वहाँ पे जो फर्नीचर है, टेबल चेयर ब्लैक बोर्ड, ये सारी इन्वेंट्री है, डस्टर। तो मतलब जो भी सामान कंपनी के पास है, जिससे कोई गाड़ी है जिससे लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, वो सब चीज़ कंपनी की असेट्स में आती है। प्रॉपर्टी हुई कंपनी की, तो दीज आर असेट्स। सेकंड चीज है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का अर्थ होता है जिम्मेदारियां। कंपनी की क्या जिम्मेदारियां हैं, यानी कि जैसे कहते हैं किसी पिता की क्या लायबिलिटी होती है, शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, उनकी एजुकेशन करनी है, एक घर बनाना है, कार लेनी है, तो दीज आर आवर लायबिलिटीज। सेम वे कंपनीज की भी कुछ लायबिलिटीज होती हैं।
तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? डेट्स डेट्स योर कंपनी हैज, जैसे कि बैंक लोन, कुछ कंपनी ने गिरवी रखा हुआ है, मॉर्गेज कर रखा है, कोई बिल्स हैं, किसी से सामान मंगाया है, अभी तक कंपनी ने उसको पे नहीं किया है, उसको पे करना है, ये कंपनी की एक लाइबिलिटी है। इस टाइप से जो भी अमाउंट या किसी से पैसे ले रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंपनी की क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। असेट्स क्या होती है? वो रिसोर्सेज, जो सामान उसके पास है, जो भी दिख रहा है उसने बनाया हुआ है, वो उसकी असेट्स हो गई। लाइबिलिटीज क्या हो गई? कर्जा। असेट्स को एग्जाम्पल के तौर पे आदमी मकान बनाता है बहुत बड़ा सारा, तो वो उसकी एक असेट है, लेकिन उसका कर्जे को छुपाता है, बोले मैंने इतना कर्जा ले रखा है, वो बताता नहीं है। तो लाइबिलिटीज वो कर्जा है, असेट जो फ्रंट में आ रहा है, जो सब कुछ जो दिख रहा है कंपनी के पास, जिसकी वैल्यू है, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है कि हाँ ये 5 रुपए की चीज़ ये भी ली थी, ये भी ली थी, ये भी ली थी, तो वो सब चीज़ें उसकी कंपनी के असेट्स में बन जाती है। और लाइबिलिटीज जो भी उसके पास, जरूरी नहीं है वो सामने लेके आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से कर्जा लिया हुआ है जो उसको देना है, उसके पास प्रोडक्ट आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, उसका पेमेंट करना है, तो दीज आर ऑल लाइबिलिटीज। कोई बिल आने वाला है बिजली का, वो भी उसकी एक लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज को हमें पूरा करना होता है। इसके अंदर लाइबिलिटीज भी वैसे दो टाइप की होती है, हालांकि इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज उनको कहते हैं जो 12 महीने के अंदर पे करनी है, जैसे किसी सैलरी पे करनी है, वो उसकी करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट जो लंबी लाइबिलिटीज है, लोन है लंबा चौड़ा, कोई से फैक्ट्री के ऊपर लोन लिया हुआ है, तो वो उसकी एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, यानी लंबी चौड़ी लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी यानी अभी फिलहाल जैसे 12 महीने के अंदर ही बिजली का बिल आएगा, वो देना है मुझे, तो आप अपनी फैमिली से, अपने घर के उससे भी दे सकते हैं। हमारी करंट लाइबिलिटीज भी कुछ होती है, हम पैसा निकाल लेते हैं मंथ पे आके, यार ये सब्जी लेके आनी है, इस महीने का ये खर्चा राशन पानी पे करना है, तो दीज आर द करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई, जो लंबी चौड़ी लाइबिलिटीज होती है, उनको नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। अब बात करते हैं हम, तीसरी चीज है कि हम अगर असेट्स को और लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा? इक्विटी। इक्विटी बताता है कि एक्चुअल में हमारे पास सामान कितना है। ये बहुत जरूरी है किसी का भी निकालना। कोई आदमी कर्जे में ज़्यादा हो जाए और असेट्स उसके पास नहीं होती, तो वो कर्जे में रह जाता है। तो इसलिए कंपनी का भी पता लगाना पड़ता है कि उसके पास इक्विटी कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, उसकी असेट्स कितनी है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, हर कंपनी के बारे में सबसे पहले देखा जाता है कि इसकी असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, इसकी इक्विटी कितनी है। मैं कंपनी की टर्म्स में बात करें तो CA CS का कोर्स नहीं करा रहा हूँ, बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाएगी, लेकिन जो चुनिंदा है, जो बेसिक है, जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसी 10-12 डेफिनेशंस मैं लिख के लाया हूँ, सिर्फ उन्हीं को ही मैं आपको आपके सामने बताऊंगा। तो घबराना नहीं है कि यार कहाँ चले गए हम, अभी बस थोड़ी सी डेफिनेशंस और हैं। चौथी चीज है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो भी इनकम हो रही है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट किया, इससे सेल्स हुई, और उससे हमें क्या आता है? रेवेन्यू। कपड़े की दुकान वाले ने कपड़े बेचे, तो जो पैसा आया वो उसका रेवेन्यू है।
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार रेवेन्यू तो बढ़ रहा है कंपनी का, लेकिन प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस में है कंपनी, ये क्या हुआ है, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसलिए इस टर्म्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। सपोज करो, पहले समझा देता हूँ डेफिनेशन से पहले, कि वही कपड़े वाला एग्जांपल लेता हूँ। कपड़े की दुकान के ऊपर सामान बेचता है मालिक, जो पैसे आते हैं वो सुबह मतलब उसका दिन भर का गल्ला 10,000 रुपये का है, 10,000 रुपये आए, क्या वो उसकी इनकम हो गई क्या? नहीं, उसको अपने पे भी करना है, अपनी जो लेबर है उनको चार्ज भी पे करना है, सर्वेंट्स जो भी हैं उनको पैसे भी देने हैं, उसको बिजली का बिल भी जमा कराना है, उसको जो जो प्रॉपर्टी है उसके लोन भी देने हैं। तो वो रेवेन्यू मतलब टोटल जो अमाउंट उसके पास अर्न किया है उसने, उसको जो भी सेल्स हुई है उससे जो पैसा आया उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। फिफ्थ इज इनकम। इनकम होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस। यानी कि हम रेवेन्यू के अंदर से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इनकम। जितना भी अर्न किया उसने दिन भर के अंदर, सामान आया, पैसा आया, और उसमें से उसने जिसका कर्जा था ले, तेरे पैसे पहले ले, तो बिजली का बिल जमा कराया, ये कराया, बाकी जो बच के निकल के आया, अपनी घर गृहस्थी में एग्जांपल लें तो हमने सारे खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करा दी, ये करा दिए, बाद में जो बच के पैसा आया जिसको हमने सेविंग के लिए यूज़ किया, वो हमारी इनकम होगी। इधर क्या नहीं लेंगे। इनकम क्या होता है, लास्ट में बचा हुआ, जब सारी लाइबिलिटीज को खत्म कर दें अपन, एक्सपेंसेस को खत्म कर, लाइबिलिटीज तो क्या खत्म नहीं होती क्योंकि लोन चल रहे हैं लंबे लंबे, एक्सपेंसेस को खत्म कर दें रेवेन्यू में से, तो बच के क्या निकल के आएगी हमारे पास, इनकम निकल के आती है। अब सवाल ये आते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। खर्चे, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। यानी कि किसी भी चीज को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, उनको एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कोई आपको एक लोडिंग व्हीकल भी चाहिए, वो हमारे एक्सपेंस है, उसके अंदर तेल भी भराना है, उसके अंदर पेट्रोल भी भराना है, पेट्रोल डीजल जो भी, तो वो ये हमारे खर्चे हैं। तो इन एक्सपेंसेस को जब हम इन रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाती है इनकम। आई होप ये लिख लिया होगा आपने। प्रॉफिट लॉस मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है, फ़ायदा, लॉस क्या होता है, नुकसान, डेट्स क्या होते हैं, कर्जे, जो भी कर्ज है उसका, वो उसका डेट हो गया, जो भी लोन ले रखा है उसने वो कर्ज हो गया। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी लोन के ऊपर ही चलती है, तो ये कर्जे पे ही चलती है। तो कंपनी का सबसे पहले कर्जा देखना पड़ता है, एक्सपेंस देखना पड़ता है। जो आज मैं बेसिक 6-7 टर्म्स आपको बता रहा हूँ, ये हर किसी को पता होनी चाहिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, देखना आना चाहिए रेवेन्यू कितना जनरेट किया कंपनी ने, उसमें एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट और लॉस भी बढ़ रहा है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लॉस भी बढ़ रहा है। यार कर्जे उसके बहुत ज़्यादा हैं, उसने दुकान तो खोल दी,
वो उसका रेंट जो है, जो प्रेमिसेस है उसका रेंट में दे देता है 10,000 रुपये और इनकम होती है 8,000 रुपये की। अगले साल इनकम हो गई उसकी 10,000 रुपये की, रेंट वाले ने रेंट बढ़ा दिया 12,000 रुपये, तो भी अगले साल भी कर्जे में रहा। तो इस टाइप प्लस अगले साल नया कर्जा और आ गया, उसकी पेंट पुताई वगैरह और करानी है, जो मेंटेनेंस का खर्चा। तो इस टाइप से कंपनीज के अंदर रेवेन्यू तो बढ़ता जा रहा है लेकिन लॉस भी बढ़ता जा रहा है। तो हमें को ये देखना होता है कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, साथ में लॉस प्रॉफिट ये बढ़ना चाहिए, राइट। लास्ट जो टर्म है वो है सेक्टर और सब सेक्टर। सेक्टर है किस क्षेत्र में वो काम करती है, जैसे पेपर इंडस्ट्री में ये काम करती है, आईटी इंडस्ट्री में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करती है, ऑटो इंडस्ट्री में काम करती है। इन सेक्टर्स के भी, सेक्टर्स यानी क्षेत्र, किस क्षेत्र में काम कर रही है, इनके भी अंदर लेवल हो गए, सब लेवल। जैसे आईटी के अंदर कस्टमर से मतलब जो कस्टमर केयर वाले होते हैं इस टाइप से, और कोई या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम करती है, एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो ये सब सेक्टर उसमें भी अपन डिवाइड करते गए। ऑटोमोबाइल्स के अंदर गए तो ऑटो पार्ट्स का काम करती है, या ऑटो के इक्विपमेंट्स बनाती है। इस टाइप से सब सेक्टर्स उनके अंदर होते हैं। अपन जब देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो सेक्टर्स और सब सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि किसी भी दो कंपनियां, एक टेक्सटाइल की कंपनी है, बाहर मार्केट में देखें तो एक जूस वाला है और एक कपड़े वाला है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का बिजनेस कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की रिवेन्यू अलग टाइप से है, दोनों के खर्चे अलग हैं। वो पपीता खरीदता है सुबह और वो कपड़े खरीदता है, उसका पपीता ख़त्म हो जाता है, उसके कपड़े सेल हो जाते हैं। तो मतलब बिजनेस बहुत अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के, कोई भी बिजनेस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जूस वाले का बिजनेस अलग होगा, कपड़े वाले का बिजनेस अलग होगा। तो बिजनेस को अपने ही सेक्टर्स में कंपेयर किया जाता है। तो इसलिए ये सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना भी फाइनेंशियल रेशियोज निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इन्हीं के ही बेसिस पे करेंगे। लास्ट जो टर्म है हमारे पास आज, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। जो भी इसके शेयर्स हैं, इनको इनकी शेयर प्राइस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। सपोज कंपनी के पास 100 शेयर हैं और हर शेयर की प्राइस 10 रुपये है, तो मार्केट कैप हो गया उसका 1,000 रुपये का। समझ गए। इसी वे में जो बोलते हैं रिलायंस का शेयर का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, शेयर की प्राइस नीचे गिरा दीजिए, मार्केट कैप कम हो जाएगा उसका, दूसरा उससे आगे निकल जाएगा। अब रिसेंट चल रहा था, अडानी ऊपर चला गया था क्योंकि उसके शेयर्स बढ़ गए थे, उनकी वैल्यू, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका बड़ा हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस का कम हो गया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर की प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी शेयर होल्डर्स हैं उनकी कीमत बढ़ गई है, वो वेल्दी हो गए हैं, कंपनी भी तो शेयर होल्डर है तो कंपनी भी वेल्दी हो गई है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हो गया है, कंपनी बड़ी हो गई है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी को आइडेंटिफाई करने में काम आता है कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। हम पता लगा पाते हैं कि ये सेट बहुत बड़ा है या छोटा सेट है, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे लगाते हैं। इसके अंदर 3 होते हैं, लार्ज कैप, इस कैपिटलाइजेशन को ही कैप बोलते हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जो लार्ज कैप होते हैं ग्रेटर देन 2000 करोड़, स्मॉल कैप होते हैं 500 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक।
और जो इससे नीचे होते हैं 5,000 करोड़ से, इनको हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। कुछ कंपनीज तो आपको 8-10 करोड़ की मिलेगी, मतलब कैपिटलाइजेशन उसका 8-10 करोड़ का होता है, 15 करोड़ का, 20 करोड़ का, और शेयर बहुत लुभावना लगता है और आप उसको खरीद लेते हैं 2 रुपये का, 3 रुपये का। कंपनी तो देखो 10 करोड़ की तो पूरी कंपनी है, कोई भी एक बड़ा सेठ ही 10 करोड़ रुपए का खरीद लेगा, भी पूरी कंपनी को खरीद सकता है, उसके शेयर्स कितने से हैं। तो ऐसी कंपनीज बहुत जल्दी उछाल मारती है। कहीं देखे होंगे आपने भी, अपर सर्किट लगते रहते हैं, लोअर सर्किट लगते रहते हैं, क्योंकि उनके कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, शेयर्स बहुत कम है, प्राइस बहुत कम है। तो लार्ज कैप कंपनीज है, रिलायंस है, किसी की हिम्मत है भारत के अंदर जो अकेला खड़ा होकर रिलायंस के शेयर सारे खरीद ले, उसको ऊपर कर दे नीचे कर दे, वो नहीं होता। उसके लिए वो टीम बनाते हैं और पब्लिक के अंदर कोई ना कोई न्यूज़ डालते हैं, तो पब्लिक को अपने साथ करते हैं कि आज अपने शेयर को खरीदेंगे। पब्लिक कहती है हाँ यार ये अखबार में इतना बड़ा बड़ा है, ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, और फिर शेयर ऊपर जाता है। तो यानी इनके लिए बड़े गेम खेले जाते हैं। इसके लिए तो कोई खुद भी खेल सकता है, स्मॉल कैप है, एक जने मिल गया सफिशिएंट है स्मॉल कैप के लिए। इसलिए ये शेयर्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ये कम वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि इनको मूव कराने के लिए बहुत जोर आता है। इनकी न्यूज़ रोज़ रोज़ नहीं दे सकते। आज रिलायंस के शेयर के लिए कोई न्यूज़ आज भी दे दी अखबार में, कल भी दे दी, रोज़ रोज़ नहीं देते। एक दिन देंगे, गेम 6 महीने में एक बार खेल सकते हैं, रोज़ रोज़ नहीं खेल सकते। इनके स्मॉल कैप के लिए गेम कोई भी खेल सकता है, रोज़ खेल सकता है, रोज़ अपर सर्किट लगते हैं, रोज़ लोअर सर्किट लगते हैं, क्योंकि वो उसको चलाने वाला एक ही बहुत है। आप कैपिटलाइजेशन देखिए सबसे पहले, मार्क कोई भी कंपनी का शेयर देख रहे हैं, 10 करोड़ की कंपनी है, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की कंपनी है, कोई भी ले लेगा उसके शेयर, उसमें रुझान ही नहीं है, खुद ही अकेला वो खरीदने वाला है और फटाफट से खरीद लेगा, उसके शेयर प्राइस बढ़ा देगा। जब बेचने पे आएगा वो खुद ही इतना ज़्यादा बेचेगा कि वो लोअर सर्किट लग जाएगा। तो ये जो आज डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन क्लोज करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा आज जो मैंने चीज़ बताने चाहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ा सा मैं डेली एक दिन में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं समझा सकता, थोड़ी थोड़ी टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप लेने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। कोई भी मतलब आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। इसी के साथ सेशन में एंड करता हूँ। बाय गाइस।